हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में हमने स्टार्ट करा था एक वोकैब संग्राम, और वोकैब संग्राम में जो हमने पहली क्लास करी थी वो थी हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। यहाँ पे हमने कुछ इडियम्स पढ़े थे और ये बताया था कि हमारी जो पढ़ने का मेथड होना चाहिए वोकैबुलरी सेक्शन को, वो क्या होना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन मेथड था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे एक बार क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक बार पहले वो वीडियो देखिए, एक बार हमारी मेथोडोलॉजी देखिए कि हम वोकैब सेक्शन किस तरीके से करेंगे और किसी को भी वो कैसे करना चाहिए, ताकि हर एक वर्ड जो है वो हमारे जहन में छप जाए। फिर चाहे एडुकेटी हो चाहे एसएससी हो, किसी भी तरीके का हमारे पास क्वेश्चन लेकर आए, हम उसका सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर देख के उड़ा दें। ठीक है, आंसर दे के हम उसका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से उड़ा दें। यही हमारा वोकैब संग्राम का मुख्य एम है कि हम क्वेश्चन देखते ही हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक सकें, ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो कोई भी काट ना पाए, चाहे एडुकेटी हो चाहे एसएससी हो। ठीक है, चाहे कितने ही बदतमीजी के साथ ये लोग पेपर बना ले, हमारा काम है इनके सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रीवियसली हम जितने भी वोकैब के वर्ड्स पढ़ेंगे उसको एक बार 5 मिनट का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का रिवीजन भी। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली हमने पढ़े थे, कम से कम 15 वर्ड्स पढ़े थे, शायद 15 इडियम्स पढ़े थे। तो उन सभी 15 इडियम्स को एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि वो क्या थे, ताकि हम अच्छे से अपने वोकैब को जो है बिल्ड कर सके। तो आते हैं, हमारा जो पहला वोकैब का वर्ड था वो क्या था। तो जो हमारा पहला जो वोकैब का वर्ड था वो था एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड। देखिए, एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूजन में होना, बिल्कुल परप्लेक्स्ड होना, बैफल्ड होना, बिल्कुल आउट ऑफ आइडिया, यानी कि उलझन में होना, हैरान होना, बिल्कुल अंदाजा ही ना हो कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उसके लिए क्या मुहावरा यूज करते हैं, एट वंस विट्स एंड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट था हमारा एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है, यानी कि अचानक से कुछ भी ऐसा प्लान कर देना जिसकी संभावना भी हमने नहीं सोची थी। यानी कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे था, जैसे कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। यानी कि पढ़ाई करने की बजाय हमने अचानक से पिकनिक पे जाने का फैसला कर लिया, है ना। तो एकदम अचानक से उनका मूड हुआ कि अब यहाँ पर पढ़ाई ना करके हम लोग चलते हैं कहाँ, पिकनिक पे। फिर आता है हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान होना, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं। अब मोदी जी क्या है, बिल्कुल ईमानदार इंसान है, खुली किताब की तरह है, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा शब्द होते हैं, जैसे ईमानदार हो गया, जो बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ ना हो, उसके लिए मुहावरा यूज करते हैं क्या, अबव बोर्ड। क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर ऐसे ही हमारा एक नेक्स्ट इडियम था, वो था एज फिट एज ए फिडल। याद कीजिए वो नोकिया का फोन, अगर आप उसे 10वीं मंजिल से भी गिराएंगे तब भी उसकी सिर्फ बैटरी बाहर निकलेगी। आप उसको जब दोबारा लगाएंगे तो अपना सिंबल चमकाते हुए वो दोबारा से ऑन हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नोकिया का फोन क्या था, वो एज फिट एज अ फिडल था। ठीक है, बहुत ज्यादा स्वस्थ था। नेक्स्ट था हमारा एट क्रॉस पर्पसेस। जैसे कि अगर वो कन्याकुमारी जा रही है तो मैं कश्मीर जाऊंगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हमारे गोल्स होना या फिर गलत फहमी में होना। ठीक है, ये इन शब्दों के लिए यूज किया जाता है मुहावरा एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि गलत फहमी में होना या फिर बिल्कुल अपोजिट गोल्स की तरफ काम करना। अगर वो कुछ और काम कर रहा है तो मैं बिल्कुल उसके अपोजिट काम करूंगा, साथ में बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एट क्रॉस पर्पसेस। यहां तक क्लियर है। फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट इडियम जो था वो था बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या था, जैसे सुनील शेट्टी को याद कीजिए, उसे शिल्पा शेट्टी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, चाहे उसे सामदाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ जाए, हर एक कीमत पर उसको क्या चाहिए थी, शिल्पा शेट्टी उसकी जिंदगी में चाहिए थी। यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पर हमें वो चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा बिट डिफाइंस। बिट डिफाइंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खुलकर विरोध करना। अगर कोई चीज हमें गलत लगती है तो उसके सामने खुलकर बोलना, उसके अगेंस्ट खुलकर बोलना, किसी भी चीज का विरोध करना, उसके लिए हम यूज करते हैं बिट डिफाइंस। क्लियर है। नेक्स्ट था हमारा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। याद कीजिए अमूल की दूध की थैली हमें लानी थी, क्योंकि हमारा जो दूध था वो गिर चुका था। अब उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि किसी भी बात को जब बदला ना जा सके या कोई बीती बात हो उसके ऊपर पछताते रहना, उसके ऊपर पछतावा करना, रोना, तो वो क्या होता है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना।
वो जब आपका पैसा लेके भाग चुका है, आपको पता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसके पीछे रोने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? किसी भी ऐसी चीज के लिए पछतावा करना जो अब ठीक नहीं हो सकता, जो अब बदल नहीं सकता। क्लियर है? फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट था वो था हमारा कॉल नेम्स। कॉल नेम्स क्या था? कॉल नेम्स था एक ऐसे बदतमीज इंसान के लिए जो दूसरों को अपशब्द बोलता है और आपत्तिजनक नामों से बुलाता है। जैसे कोई किसी को मोटे को बुलाता है, वो मोटे भैंसे इधर आ, यानी कि किसी छिपकली को बोलता है, वो पतली लड़की इधर आ, यानी कि उसे उल्टा बोलेंगे, पतली लड़की को बोलता है छिपकली इधर आ, है ना? तो ऐसे आपत्तिजनक नामों से जो इंसान बुलाता है तो उसे कहते हैं कॉल नेम्स। क्लियर है? डिग द ग्रेव, ठीक है, अपनी कब्र खुद खोदना। इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, जैसे कि आयुष ने क्या करा था, याद कीजिए, अपनी ही बॉस को अननोइंगली प्रपोज कर दिया था, है ना? अननोइंगली अपनी ही बॉस को प्रपोज कर दिया था। अब जब वो रिपोर्ट देने अपनी बॉस के पास जाएगा तो बॉस उसको क्या ऑफर करेगी? टर्मिनेशन लेटर, जाहिर सी बात है। तो पहले ही दिन जॉब के आयुष ने क्या करा? अपनी ही कब्र खुद खोद ली, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिग द ग्रेव। आयुष डग हिज ओन ग्रेव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब। यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट जो ईडियम था हमारा वो था डाई इन हार्नेस। जैसे कि पुराने जो प्रोफेसर थे हमारे, बूढ़े प्रोफेसर, ओल्ड प्रोफेसर, ही डाइड इन हार्नेस टीचिंग हिज स्टूडेंट्स अंटिल हिज फाइनल डे। यानी कि वो अपना काम करते करते उनका निधन हो चुका, काम करते करते वो बेचारे मृत्यु के समीप चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, वो वही करते करते मर गए जो उनका काम था। ठीक है, अपना काम करते करते मर जाना, यानी कि डाई इन हार्नेस। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर आता था हमारा डेयर डेविल, यानी कि खतरों का खिलाड़ी, जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक है, जो एडवेंचरस एक्टिविटीज करता है, डेंजरस एक्टिविटीज में ज्यादा रुचि रखता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेयर डेविल। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 13 डेड ब्रोक। याद कीजिए, फर्स्ट डे सैलरी मिली थी 1 अगस्त को और 29 तारीख को अगस्त की ही एनिवर्सरी थी उसकी पहली। तो उसने क्या करा? शॉपिंग करी दबा के, महीने भर का खर्च बचा के उसने क्या करा? पहले ही दिन सैलरी मिलने के शॉपिंग कर डाली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी महिला मित्र के लिए। तो जब उसने पहले ही दिन शॉपिंग कर डाली तो वो पूरा महीना कैसे गुजारेगा? तो वो कंगाली में गुजारेगा। याद कीजिए, डेड ब्रोक का मतलब क्या था कि उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया पहले ही दिन, तो बाकी दिन वो क्या करेगा? कंगाली में गुजारेगा, गरीबी में गुजारेगा। तो डेड ब्रोक का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से गरीब हो जाना या फिर कंगाल हो जाना। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट था हमारा ईट वंस वर्ड, यानी कि अपने शब्दों को वापस ले लेना। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, फिर जस्ट मोमेंट बाद उनको रियलाइज होता है कि ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो इस शब्द वापस लेने की प्रथा को हम कहते हैं एक मुहावरे से, वो है ईट वंस वर्ड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर नेक्स्ट आता है हमारा 15, वो था हमारा ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या था? यानी कि शर्मिंदगी के साथ माफी मांगना, यानी कि अपना बखान इतने अच्छे से कर देना कि बाद में हमें उसी के लिए माफी मांगनी पड़ जाए, यानी कि शर्मिंदगी के साथ माफी मांगनी पड़ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं मुहावरे के तौर पे? ईट हम्बल पाई। यहां तक सभी को क्लियर है? अब आते हैं हमारी आज की क्लास पे, जो हम आगे के ईडियम्स करेंगे उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ईडियम है, यानी कि 16वां ईडियम है, वो है फूल्स एरेंट। फूल्स एरेंट क्या होता है? देखो, फूल्स एरेंट जो होता है वो एक ऐसा टास्क होता है जो टोटली पॉइंटलेस हो, जो टोटली इम्पॉसिबल हो, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम हो। जैसे कि आप किसी इंद्रधनुष का पीछा कर रहे हो, है ना? इंद्रधनुष का पीछा करने से ना तो इंद्र मिलेंगे ना ही धनुष मिलेगा, बस आपका क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ समय जाएगा और एनर्जी जाएगी। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एक फूल्स एरेंट। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना जो बिल्कुल पॉइंटलेस हो, बेकार का काम, यानी कि असंभव मिशन हो, जो समय की बर्बादी हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिखा है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन एंड ट्राइंग टू मूव इट बाय पुशिंग, दैट इज अ फूल्स एरेंट। यानी कि देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सस्ती सी शराब पीते हैं, है ना? 40-50 रुपए वाली शराब पीते हैं, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं संतरा। तो उन्होंने वो शराब पी और वो शराब पीने के बाद उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा बलवान है।
वो इतने बलवान है कि वो ट्रेन को धक्का दे देंगे या ट्रेन को खींच लेंगे। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है, ये जा रहा है ट्रेन के सामने खड़ा होने, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन के सामने जाके खड़ा हो गया और ही इज ट्राइंग टू मूव इट बाय पुशिंग, ठीक है, वो उसे धक्का देके हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक असंभव सा काम है ना। ये एक ऐसा टास्क है जो कि जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, टोटली पॉइंटलेस है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या कोई व्यक्ति ट्रेन को हिला सकता है? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है जब तक आप ट्रेन के ड्राइवर ना हो। और ट्रेन का ड्राइवर भी कब हिला सकता है? जब वो उसका इंजन स्टार्ट करेगा, ना कि उसको धक्का देगा। तो फूल्स एरेंड का मतलब क्या हुआ? कुछ भी ऐसा बेकार का काम करना जो बिल्कुल असंभव हो, जो समय की बर्बादी हो। तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन एंड ट्राइंग टू मूव इट बाय पुशिंग, दैट इज अ फूल्स एरेंड। यानी कि वो जो ट्रेन के सामने खड़ा होकर उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है? ये बेकार का काम है, असंभव है, क्योंकि ये क्या है? फूल्स एरेंड है। तो इसके लिए मुहावरा क्या यूज होगा? फूल्स एरेंड। जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है? देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसने अभी अभी जॉब छोड़ दिया अपना, ठीक है, इसने अभी अभी जॉब छोड़ दिया अपना। इसके बाल देखो कितने बढ़िया हैं, इसने अभी अभी अपना जॉब छोड़ दिया। अब ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को एक राजा की तरह मानता है, ठीक है, ये अपने आप को बिल्कुल आजाद मानता है, एक परिंदे की तरह, एक पक्षी की तरह ये अपने आप को आजाद समझता है। ना तो ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहता है, ना घर की, ना संसार की, ना किसी महिला मित्र की, ठीक है, ये बस अपने लिए जीना चाहता है। ना ये कोई जॉब करना चाहता है, ना ही अपने लिए जिम्मेदारी लेना चाहता है, एक स्वतंत्र पुरुष बनना चाहता है जो बिना नौकरी या जिम्मेदारी के घूमता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेंटलमैन एट लार्ज। देखिए, आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब राज वर्मा रोम्ड द सिटी लाइक अ जेंटलमैन एट लार्ज। आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब, अपनी जॉब छोड़ने के बाद राज वर्मा देखो बदतमीज कैसे घूम रहा है शहर में, जेंटलमैन एट लार्ज बन के घूम रहा है ना। सिपिंग कॉकटेल्स, कॉकटेल्स पी रहा है और ड्रीम देख रहा है, सपने देख रहा है बुर्ज खलीफा में एक फ्लोर खरीदने का। देखो, एक तो नालायक ने क्या करा? अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद वो शहर भर में घूम रहा है, ठीक है, बिल्कुल आजाद परिंदे की तरह वो वहां पे घूम रहा है, कॉकटेल्स पी रहा है और सपने देख रहा है कि वो बुर्ज खलीफा में क्या खरीदेगा? एक फ्लोर खरीदेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सपने देखता है, ठीक है, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन तब नहीं देखना चाहिए जब आपने जॉब छोड़ दी हो, ठीक है, पहले मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद सपने देखने चाहिए, या फिर सपने देखो और उसके लिए मेहनत करो। यहाँ पे राज वर्मा क्या कर रहा है? शहर भर में घूम रहा है, जेंटलमैन एट लार्ज बन के घूम रहा है, और तब घूम रहा है जबकि वो अपनी जॉब छोड़ चुका है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक मुहावरा यूज करते हैं, जेंटलमैन एट लार्ज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आते हैं अपने 18th ईडीएम पे। गुड समैरिटन क्या होता है? एक अच्छा व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति जो निस्वार्थ किसी की भी मदद करता है, ठीक है, जिसको वापसी की कुछ भी अपेक्षा नहीं है किसी से, बस वो आउट ऑफ काइंडनेस किसी की भी हेल्प करता है, किसी की भी मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक मुहावरा यूज होता है, गुड समैरिटन। इसके लिए एक वर्ड भी यूज हो सकता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, यानी कि जो व्यक्ति अल्ट्रुइस्टिक नेचर का हो। अल्ट्रुइस्ट उन लोगों के लिए यूज किया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिल्कुल निस्वार्थ होकर किसी की भी मदद करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रुइस्ट, यानी कि गुड समैरिटन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन आई ड्रॉप्ड माई एसएससी एडमिट कार्ड इन द मेट्रो, अ गुड समैरिटन रैन आफ्टर मी टू रिटर्न इट, सेविंग माई एग्जाम डे। यानी कि मैंने जब अपना एसएससी का एडमिट कार्ड मेट्रो में गिरा दिया, तो एक दयालु व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जो है, गुड समैरिटन जो है, वो मेरे पीछे भागा और मुझको मेरा एडमिट कार्ड वापस किया, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम बच गया, ठीक है। लेकिन इस बेचारे का एग्जाम बचा तो लिया इस गुड समैरिटन ने, लेकिन क्या हुआ कि एड्यूक्विटी नाम की जो एक कंपनी है, ठीक है, एड्यूक्विटी, देखो जिसके नाम में ही क्विटी लिखा हो तो वो क्या ही चाहेगा? वो तो यही चाहेगा कि आप लोग क्या कर दो, क्विट कर दो, स्टडीज को क्विट कर दो। लेकिन आप लोगों को क्विट नहीं करना है, आप लोगों को इसके मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है, पत्थर वत्थर मार के नहीं, अपने आंसर से इसको जवाब देना है। तो एड्यूक्विटी ने क्या करा कि बेचारे गुड समैरिटन ने तो बचा लिया, लेकिन एड्यूक्विटी ने इसका एग्जाम क्या करा? खराब कर दिया, क्योंकि इसने इंग्लिश में पूछे हैं जीएस के क्वेश्चंस, ठीक है,
और जीएस में पूछे हैं इसने मैथ्स के क्वेश्चंस, और मैथ्स तो थी ही नहीं, ठीक है। स्टेनोग्राफी में, स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स तो होती ही नहीं, तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए जीएस में। और रीजनिंग में आए थे हमारे बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस, बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आए थे। और कुछ क्वेश्चन आए थे जो बिना स्टेटमेंट्स के थे। तो मतलब बिल्कुल भांग पी के, जो मैं 40 रुपए वाली शराब की बात अभी स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में कर रहा था ना, तो वो एडिक्विटी ही था। इसी ने वो शराब पी थी और वो एग्जाम सेट करा था, ठीक है। तो ये जो एडुकिटी नामक कंपनी है, एसएससी जो, जिसने एसएससी ने जिसको टेंडर दिया है एग्जाम लेने के लिए, इसी ने वो संतरा शराब पी थी 40-50 रुपए की जो आती है, जिसकी वजह से ये बच्चों के साथ ऐसे नाइंसाफी कर रहा है। तो चलो वापस आते हैं अपने गुड समैरिटन पे। अगर देखो कहीं पे बुराई होती है, ठीक है, सारी बुराई अभी तो फिलहाल यहीं पे है, तो वहां पे कहीं अच्छाई भी होती है ना। तो यहाँ पे अच्छाई क्या है? गुड समैरिटन एक ऐसा व्यक्ति जो कि दयालु होता है, व्यक्ति जो निस्वार्थ किसी की भी मदद करता है। उसके लिए हम यूज करते हैं एक शब्द जिसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, यानी कि गुड समैरिटन। क्लियर है? आते हैं अपने अगले इडियम पे। देखिए, गिव द डेविल हिज ड्यू, ये है हमारा अगला इडियम, गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि शैतान को उसकी अच्छाइयों का श्रेय दो। देखिए, जितने भी हमारे दुश्मन हो, चाहे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई इंसान बुरा होता है तो उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, और उसी अच्छी बातों को पहचानना या उसको एडमिट करना कि इस इंसान में अच्छी क्वालिटीज भी हैं, वही होता है हमारा मुहावरा गिव द डेविल हिज ड्यू। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखा है, माई वाइफ इज डेंजरस, ठीक है, माई वाइफ इज डेंजरस बट आई विल गिव द डेविल हिज ड्यू, शी गिव्स मी लंच एवरी डे, है ना। वो देखो चाहे कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन वो उसको रोज क्या देती है? खाना देती है, रोज उसको लंच देती है, तो इसलिए उसको श्रेय देना चाहिए, है ना। बट आई विल गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि मैं उसको उसका श्रेय दूंगा क्योंकि वो मुझे रोज अच्छे तरीके से खाना देती है, तो इसलिए मुहावरा बनाया गया है गिव द डेविल हिज ड्यू। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना 20 पे आते हैं। जैसे गिव अप द घोस्ट, काम करना बंद कर देना, बिल्कुल मर जाना, ठीक है, पास अवे। टू गिव अप कंप्लीटली, स्टॉप वर्किंग, टू डाई, बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके। ये इंसानों के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी कि जैसे हार मान लेना या पास अवे, मर जाना, ठीक है। तो ये इंसानों के लिए भी यूज किया जा सकता है, मशीनों के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये मुहावरा क्या है? गिव अप द घोस्ट, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाना, काम करना बंद कर देना। माई ओल्ड लैपटॉप गेव अप द घोस्ट राइट बिफोर माई प्रेजेंटेशन डे, मेरा जो लैपटॉप था उसने काम करना बंद कर दिया जस्ट बिफोर माई प्रेजेंटेशन डे, मेरी प्रेजेंटेशन के दिन से जस्ट पहले उसने काम करना बंद कर दिया। ही गेव अप द घोस्ट, ठीक है। माई ओल्ड लैपटॉप गेव अप द घोस्ट, तो गेव अप द घोस्ट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल स्टॉप हो जाना, काम करना बंद कर देना, ठीक है। आते हैं अपने 21 पे, किथ एंड किन। किथ एंड किन क्या होता है? बहुत ही आसान सा मुहावरा है। इसका मतलब होता है करीबी दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य, इन सभी को हम कहते हैं किथ एंड किन। इसके लिए एग्जाम्पल है, एट द सक्सेस ऑफ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरे पहले प्रोजेक्ट की सफलता पे, ऑल माई किथ एंड किन थ्रू अ सरप्राइज पार्टी विद स्टेल समोसास एंड लाउड म्यूजिक, यानी कि मेरे पहले प्रोजेक्ट की सफलता पे मेरे जितने भी परिवार के सदस्य थे, रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उन्होंने एक पार्टी दी, उन्होंने एक पार्टी दी बासी समोसों के साथ, ठीक है। स्टेल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्टेल जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है अनफ्रेश, यानी कि जो चीज फ्रेश नहीं है, इसको हम आसान भाषा में बासी भी कह सकते हैं, ठीक है। बासी खाना या फिर कोई भी चीज जो फ्रेश ना हो। तो बासी समोसों के साथ और तेज म्यूजिक यानी कि संगीत के साथ उन्होंने एक पार्टी दी, किथ एंड किन ने, यानी कि रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स, देखिए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि शब्दों का बहुत ज्यादा धनी हो, उसकी लिखावट बहुत ज्यादा अच्छी हो, एक स्कॉलर और स्किल्ड राइटर इन लिटरेचर और नॉलेज, ठीक है, जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, साहित्य में माहिर हो, जो साहित्य में माहिर हो, विद्वान हो, लेखक हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक मुहावरा मैन ऑफ लेटर्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, माई अंकल इज सच अ मैन ऑफ लेटर्स,
मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, लेखक हैं, साहित्य में माहिर हैं। ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस हर वाइफ, वो बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि उनको अपनी वाइफ को कैसे मनाना है विद हिज फाइन लव लेटर्स, अपने बहुत ही बढ़िया से प्रेम पत्रों से, ठीक है, उन अपनी वाइफ को कैसे मनाना है वो बखूबी जानते थे। सो उसके जो अंकल हैं वो एक मैन ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि एक बहुत ही विद्वान है, शब्दों के धनी है, साहित्य में माहिर हैं। ठीक है, तो जो इंसान बहुत ही अच्छी लिखावट लिखता हो, शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करता हो, वो क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स होता है। हमारा नेक्स्ट इडियम यानी कि मिडास टच। मिडास टच क्या होता है, द एबिलिटी टू टर्न एवरीथिंग इनटू सक्सेस और वेल्थ, हर चीज को सफल बनाने की क्षमता, जैसे सोना छू लेना। देखो मिडास टच होता क्या है, जैसे कि इसके ऊपर एक गाना बना है, आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर, यानी कि जब वो आती है तो बाहर आ जाती है, और जब वो चली जाती है तो जो बाहर आई थी वो भी चली जाती है उसके साथ। यानी कि वो एक ऐसा इंसान है कि अगर वो आता है या फिर कुछ भी काम करता है तो वो हमेशा सफल हो जाता है। ठीक है, किसी के छूने से जब कोई चीज सोना बन जाए यानी कि सफल हो जाए, तो उसके लिए हम ये मुहावरा यूज करते हैं, मिडास टच। ठीक है, द एबिलिटी टू टर्न एवरीथिंग इनटू सक्सेस और वेल्थ, हर चीज को सफल बनाने की क्षमता, जैसे सोना छूना, मिट्टी को छू दिया तो वो सोना बन जाए। ठीक है, एवर सिंस मोनिक स्टार्टेड हर जॉब, जब से मोनिक ने अपना जॉब स्टार्ट करा है, उसका जो मिडास टच है यानी कि उसकी जो एबिलिटी है किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने की, उसने हर एक प्रोजेक्ट को क्या करा, सफल बना दिया है। ठीक है, उसके जो काम करने की एबिलिटी है, उसका जो ये जो गुण है उसमें कि हर चीज को एक सफल बना देती है, एक सफलता पूर्वक उसे कंप्लीट कर देती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर एक प्रोजेक्ट सफल हो जा रहा है जब से उसने काम करना चालू करा है। तो मिडास टच क्या हो गया, आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले इडियम पे, मैन ऑफ पार्ट्स। देखो मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है, देखो आजकल क्या होता है कि किसी भी महिला की कुछ डिमांड्स होती हैं, है ना, वो चाहती है कि जो उसका हस्बैंड होगा, ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटीज हो। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं, कि वो एक अच्छा सिक्स पैक वाला पर्सन हो। ठीक है, मोस्टली चाहती हैं सिक्स पैक वाला पर्सन हो, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया हो। ठीक है, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया हो, साथ ही साथ वेल्दी हो। ठीक है, अच्छा कमाता हो, यानी कि बहुत बढ़िया सा जॉब या फिर बिजनेस हो। साथ ही साथ उसमें सुनने की क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, ही शुड बी अ गुड लिसनर, गुड लिसनर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। साथ ही साथ महीने में जो 2 से 3 कम से कम फॉरेन ट्रिप्स कराए। ठीक है, फॉरेन ना सही तो गांव देश में ही घुमा ले, फॉरेन ट्रिप्स। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक ट्रिप्स भी चलेंगी। और साथ ही साथ एक बढ़िया सी कार हो। ठीक है, घर भी बढ़िया सा हो, बंगलो लिख लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो कुछ ऊपर लिख लेते हैं। और क्या क्या चाहिए होगा, कुक हो, बढ़िया खाना भी पका सके। ठीक है, और हर एक काम कर सके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम ये 10 क्वालिटी तो उसमें होनी ही चाहिए, है ना, 10 क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ डांस भी कर सके, ये तो भूल ही गए थे। ठीक है, डांस कर सके, गाना गा सके, यानी कि सिंगर भी हो बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा इंसान मिलना मुमकिन है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसी इंसान के लिए एक मुहावरा बनाया गया है, मैन ऑफ पार्ट्स। यानी कि महिलाओं को जो चाहिए वो है मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि एक ही इंसान में बहुत सारी खूबियां होना, बहुत सारी स्किल्स होना, टैलेंट्स होना। अ पर्सन विद मैनी टैलेंट्स एंड स्किल्स, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति जो कई क्षेत्रों में कुशल हो। ठीक है, जिसके पास कुशलता का भंडार हो, जिसके पास कलाओं का भंडार हो, जिसके पास टैलेंट की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुहावरा बनाया गया है, मैन ऑफ पार्ट्स। तो ये सब डिमांड्स मिले ना मिले, लेकिन मुहावरे में हम यहाँ पे जरूर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसमें टैलेंट का भरमार हो, कलाओं का भरमार हो, जो बहुत ही कुशल हो, उसके लिए यूज करते हैं मुहावरा मैन ऑफ पार्ट्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखा है, सुरेश अ मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सुरेश अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि बहुत ही कुशल व्यक्ति है जिसने आईआईटी पास कर लिया,
वॉन द कॉलेज डांस ऑफ, यानी कि कॉलेज के डांस फंक्शन में भी वो जीत गया। उसने बहुत ही बेहतरीन से गुलाब जामुन बनाए हॉस्टल पार्टी के लिए, तो वो कुक भी है, ठीक है, डांसर भी बढ़िया है, और आईआईटी यानी कि पढ़ा लिखा भी इंसान अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा विद्वान है। तो ये क्या है, सुरेश क्या है, ये एक मैन ऑफ पार्ट्स है, यानी कि हर महिला की पसंद है, ठीक है। अब ये सब क्वालिटी इसमें हो या ना हो वो हम नहीं जानते, उसके लिए हमें सुरेश से मिलना पड़ेगा। तो मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब समझ आ गया होगा, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारी खूबियां हो, कई सारे टैलेंट हो, बहुत ज्यादा कुशल व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। आते हैं अपने अगले इडियम पे, जो कि है मैन ऑफ सब्सटेंस। मैन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अ वेल्दी पर्सन, रिच एंड पावरफुल पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, नॉट जस्ट शो ऑफ। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा धनी हो और प्रभावशाली हो, जो असली मूल्य वाला हो, जो सिर्फ शो ऑफ ना करता हो, अपना बखान ना करता हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम मुहावरा यूज करते हैं मैन ऑफ सब्सटेंस, जो शो ऑफ में ज्यादा भरोसा ना करता हो, ठीक है, जो शो ऑफ ना करता हो, अपनी वैल्यू रखता हो, उसकी बातें जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल हो, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मुहावरा मैन ऑफ सब्सटेंस। द क्वाइट डोनर हु फंडेड अवर स्कूल्स लाइब्रेरी इज अ ट्रू मैन ऑफ सब्सटेंस, नेवर ब्रैगिंग अबाउट हिज वेल्थ। ठीक है, ब्रैगिंग का मतलब यही होता है जो बखान करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है, शो ऑफ करता है, यानी कि अपनी खूबियों का बखान करता है या अपनी पावर का बखान करता रहता है, शो ऑफ करता है। द क्वाइट डोनर हु फंडेड अवर स्कूल्स लाइब्रेरी, यानी कि जो डोनर है जिसने स्कूल लाइब्रेरी को फंड किया है, वो सच में एक क्या है, मैन ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है जो शो ऑफ नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर आते हैं अपने अगले इडियम पे, जो कि है मैन ऑफ मीन्स। देखिए, मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या है? मैन ऑफ मीन्स का मतलब है अ वेल्दी पर्सन हु कैन अफोर्ड एनीथिंग, यानी कि बहुत ही धनी व्यक्ति, जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जो दुनिया की हर एक चीज खरीद सकता है, उसके लिए हम मुहावरा यूज करते हैं मैन ऑफ मीन्स। ठीक है, अमीर व्यक्ति जो हर चीज खरीद सकता है। एज अ मैन ऑफ मीन्स मिस्टर शर्मा गिफ्टेड हिज स्टाफ मारुति 800। देखो कितना बदतमीज मैन ऑफ मीन्स है। मतलब एक बात बताओ, इतना रईस है कि कुछ भी खरीद सकता है, तो 800 क्यों गिफ्ट कर रहा है भाई? 800 तो कितनी पुरानी कार है ना? अब तो कहीं रोड पे भी देखने को नहीं मिलती। खैर चलो, जो बहुत ज्यादा रईस होता है वही कंजूस भी होता है। एज अ मैन ऑफ मीन्स मिस्टर शर्मा गिफ्टेड हिज स्टाफ मारुति 800 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के पर्व पे उसने अपने स्टाफ को मारुति 800 गिफ्ट करी है। बताओ ऐसा कौन सा मैन ऑफ मीन्स है? ठीक है, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति मैन ऑफ मीन्स, यानी कि जो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ मीन्स। समझ आया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है, जो व्यक्ति अपने वादों को निभाता है, बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति, उसके लिए यूज करते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अ रिलायबल पर्सन हु ऑलवेज कीप्स प्रोमिसेस, जो अपने वादों को निभाता है, ठीक है, जो भरोसेमंद व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, माई फ्रेंड प्रोमिस्ड टू बाय मी अ PS5 आफ्टर ही गेट्स प्रमोटेड। मेरे दोस्त ने वादा किया था कि वो मेरे लिए PS5 खरीदेगा जब वो प्रमोट हो जाएगा। एंड ट्रू टू बीइंग अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, यानी कि अपनी बातों पे सच्चा उतरते हुए, खरा उतरते हुए, ही सेंट मी दैट ऑन न्यू ईयर। एज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों का पक्का निकला, अपने वादों को निभाने वाला निकला, उसने मुझे सच में वो न्यू ईयर पे भेज दिया। तो उसका दोस्त क्या है? मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, यानी कि भरोसेमंद व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता हो, लेकिन जब बोलता हो तो वो बहुत ही काम की बात बोलता हो, जरूरी बात बोलता हो, जो मीनिंगफुल हो। तो उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, अवर एसएससी टॉपर, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सेड जस्ट वन सेंटेंस इन क्लास बट सॉल्व द टफेस्ट क्वांट प्रॉब्लम। जो हमारा एसएससी टॉपर है, वो एक मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, यानी कि बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन काम की बात बोलता है। उसने बस एक सेंटेंस बोला और सबसे ज्यादा टफ प्रॉब्लम जो थी क्वांट की, उसको सॉल्व कर दिया। देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है।
है ना। सो ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत ही कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ काम की बात बोलता है। फिर आते हैं अपने 29 पे, इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, समथिंग रिटन डाउन क्लियरली, नो एम्बिग्विटी, यानी कि बिल्कुल साफ साफ कुछ भी लिखा होना, लिखित रूप में स्पष्ट होना बिना किसी संदेह के। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्विटी का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, ठीक है, अस्पष्ट, यानी कि स्पष्टता जिसमें ना हो, उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो होते हैं अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन यानी कि क्लियर ना होना, ठीक है, वेग, क्लियर ना होना, ठीक है, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो याद रख लीजिएगा, इनको भी कहीं कोने में अपनी नोटबुक के नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो आगे चल के आप सभी के कभी काम आएंगे, तो इनको किसी कोने में बुक के नोट कर लेना। तो नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सब कुछ स्पष्ट रूप में लिखा होना बिना किसी संदेह के। जैसे कि द एग्जाम रूल्स वर इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन द नोटिफिकेशन, सो नो वन कुड आर्ग्यू अबाउट ब्रिंगिंग सेल फोन्स, यानी कि एग्जाम के जो रूल थे वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए थे नोटिफिकेशन में, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप में, लिखित रूप में दिए गए थे नोटिफिकेशन में, जिसकी वजह से अब कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि सेलफोन लेकर आए या फिर ना लेकर आए। वैसे भी एग्जाम में कौन सेलफोन लेकर आता है, कैसा सेंटेंस है ये। एग्जाम में सेलफोन तो सिर्फ एसएससी में जा सकता है, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले गया। चलो फिर से बात नहीं करते एसएससी की, है ना, पुरानी बातें नहीं है, लेकिन अभी बार बार इन बातों को करते रहने से सिर्फ और सिर्फ मन में मलाल आता है और कुछ नहीं आता, क्योंकि सॉल्यूशन हमें कोई देगा नहीं जब तक हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं। और अपनी आवाज़ हम उठाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर लाठी उठाएगी, यही हमारे देश का हाल है। तो अपने देश का हाल अभी फिलहाल छोड़ते हुए आते हैं अपने लास्ट ईडियम पे आज का, जो कि है रेज द वाइट फ्लैग। बहुत ही सिंपल सा ईडियम है, आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे कि अपनी हार मान लेना या समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, इसका मतलब हुआ टू सरेंडर और गिव अप इन अ फाइट। देखो फिर से एसएससी आ गया। इन फ्रंट ऑफ द अनफेयर कंडक्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस, स्टूडेंट्स had to raise the white flag instead of management. In front of the unfair conduct of SSC examinations, SSC के unfairly conduction पे, जो कि एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एसएससी बहुत अनफेयरली, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स ने ही हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि रेज द वाइट फ्लैग, स्टूडेंट्स ने ही क्या करा, व्हाइट फ्लैग को रेज कर दिया, जबकि करना किसको चाहिए था, मैनेजमेंट को, ठीक है, इस नालायक मैनेजमेंट को व्हाइट फ्लैग जो है रेज करना चाहिए था, बट किसने करा, इनकी जगह पे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि स्टूडेंट्स बेचारे उन पे लाठी चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है रेज द व्हाइट फ्लैग का मतलब, यानी कि सरेंडर कर देना और गिव अप कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। हमने अब तक टोटल 30 ईडियम्स कर लिए हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग कहीं पे नोट डाउन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे प्यारे से चैनल को, एसएससी 24/7 पाठशाला को। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसपे आपको हर एक पीडीएफ और डेली क्विजेस भी मिला करेंगी। तो बिना देर किए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।